नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अनीता, आप देख रहे हैं ईटी न्यूज़ स्वदेश। आइए रुक करते हैं खबरों को और सबसे पहले बात करते हैं नीति आयोग की बैठक की, जो अब खत्म हो चुकी है। जी हां, प्रगति मैदान में हुई इस बैठक का मुख्य विषय विकसित भारत एक्ट 2047 थी। बैठक में एमएसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, कौशल विकास और गति शक्ति समेत कई विषयों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या उपराज्यपालों को बुलाया गया था। लेकिन इस बैठक को लेकर सियासत हावी रही। गैर बीजेपी सरकार वाले राज्यों के सीएम नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और केसीआर समेत 8 मुख्यमंत्री ने इस बैठक का बहिष्कार किया। इसके पीछे केंद्र सरकार के उस अध्यादेश को बताया जा रहा है जो दिल्ली सरकार के खिलाफ लेकर आई। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इस फैसले को पलट दिया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर पंजाब के हितों का ख्याल न रखने की बात कहकर बैठक में हिस्सा न लेने की बात कही है। और अब बात करते हैं नए संसद भवन की। तो नए संसद भवन के उद्घाटन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत भी जारी है। 20 पार्टियों ने इसके बहिष्कार का ऐलान किया है। वाद विवाद के बीच नई संसद का जो वीडियो सामने आया है, उसमें नए संसद भवन की भव्यता और खासियत दोनों बखूबी देखा जा सकता है। वीडियो में संसद के गेट से लेकर लोकसभा और राज्यसभा में बैठने से लेकर इसमें की गई नक्काशी की झलक देखी जा सकती है। वीडियो से नई संसद की शानदार आर्किटेक्चर की झलक सामने आई है। इसमें विरासत के साथ साथ आधुनिकता का शानदार संगम है। नए संसद भवन को बनने में करीब 2.5 साल का वक्त लगा है। पीएम नरेंद्र मोदी रविवार को नई संसद का उद्घाटन करने वाले हैं। कल उन्होंने संसद के नए भवन का वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि नया संसद भवन हर भारतीय को गौरवान्वित करेगा। पीएम मोदी की अपील पर कई लोगों ने नई संसद के वीडियो को अपने वॉइस ओवर के साथ साझा किया है। पीएम ने इनमें से कुछ वीडियो को रिट्वीट भी किया है। और विपक्ष के बहिष्कार से दूर लोग नई संसद भवन को लेकर क्या सोचते हैं, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता प्रतीक ने। उन्होंने दिल्ली में लोगों से बात की। 28 मई को देश के नए संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से उसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन विपक्ष लगातार अपनी सियासत के जरिए प्रधानमंत्री को और सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन इन सब के बीच में भारत के नागरिक और भारत के युवा क्या सोचते हैं, हम सीधे उनसे ही बात करके जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हिरेन। हिरेन, कहाँ से हैं आप? मैं गुजरात से, जूनागढ़ से। ये बताइए कि नए संसद भवन को लेकर के आप क्या सोचते हैं, पहले तो ये बताइए। नए संसद भवन के लिए जो पुराना जो संसद भवन था, बेसिकली ब्रिटिशर्स ने बनाया था। ये जो नया संसद भवन है जो बन रहा है, एक्चुअली इंडियन कल्चर के हिसाब से बन रहा है और एक्चुअली वो रिप्रेजेंट करता है भारत के नए डेवलपमेंट को, नए विजन को। तो आई गेस उसमें कोई अपोज नहीं होना चाहिए। पहले तो मुझे यही पता नहीं चल रहा कि वो अपोज कर रहे हैं, किस बात की उनको तकलीफ है तो अपोज कर रहे हैं। नया संसद है, नई पहचान है हमारी, नया इंडिया की पहचान है। और और दूसरा, हमारे पास जो अभी लोकसभा की सीट जो ज्यादा हुई है, तो उसके हिसाब से हमको नया संसद भवन बनाना ही था। बहुत गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि पहले वाला जो था वो अंग्रेजी द्वारा बनाया गया था। अब इसमें भारत का ही विकास हो रहा है कि भारत द्वारा ये बनाया जा रहा है नया संसद भवन। इसमें भारत की संस्कृति को ये पूरा दर्शाया जाएगा इसमें। बिल्कुल, ये एक गर्व की बात है क्योंकि इससे हमारा भारत पता चल रहा है कितना आगे बढ़ रहा है। और जो पहला वाला है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था। इसमें पूरा इंडियन आर्किटेक्चर है और जैसा पता चला कि जिन मजदूरों ने इसे बनाया उनका भी सम्मान करा जाएगा कल के उद्घाटन में। और नए संसद भवन के साथ सेंगोल की भी काफी चर्चा हो रही है। कल पीएम मोदी सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित करने वाले हैं। तमिल परंपरा के मुताबिक इसे संसद में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए तमिलनाडु से अधीनम मठ से 20 संत दिल्ली पहुंच चुके हैं। अधीनम मठ के यही संत कल पीएम मोदी को सेंगोल सौंपेंगे, जिसे लोकसभा में स्थापित किया जाएगा।
और नई संसद आने वाली पीढ़ियों को गौरव का एहसास कराए, इसके लिए निर्माण में लगी हर चीज अपने आप में स्पेशल है। देश के उन जगहों से सामान मंगवाए गए हैं जो फेमस हैं। नई संसद के लिए फर्नीचर मुंबई में तैयार की गई है, वहीं इस्तेमाल की गई सागौन यानी टिक वुड की लकड़ी महाराष्ट्र के नागपुर से मंगाई गई है। महाराष्ट्र से और क्या कुछ सामान मंगवाया गया है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी। लोकतंत्र के नए मंदिर यानी कि देश के नए संसद भवन में कोने कोने से अलग अलग राज्यों से कई सारी खूबसूरत चीजें आ गई हैं जो इस संसद भवन की खूबसूरती बढ़ाएंगी। ऐसे ही कुछ फर्नीचर और आर्टिफैक्ट्स मुंबई से भी वहां पहुंचे हैं जो इस संसद भवन की शोभा बढ़ाने वाली हैं। मैं मुंबई के एक ऐसे ही मार्केट में, एक ऐसे ही शोरूम में मौजूद हूं जहां आपको ऐसे कई खूबसूरत आर्टिफैक्ट्स दिखाई देंगे और ऐसे ही कुछ आर्टिफैक्ट्स को संसद भवन की शोभा बढ़ाने की में शामिल किया गया है। हम जानते हैं कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर से सागौन की लकड़ियां गई हैं और उन्हीं लकड़ियों से जो मेज है, जो बेंच है जहां पर सांसद बैठेंगे, उनका भी इस्तेमाल किया गया है। उसको बनाने के लिए उसी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। खासतौर से सागौन की इन लकड़ियों की खासियत यह है कि ये सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी गुणवत्ता के लिए अव्वल दर्जे की मानी जाती हैं। इसके जो खास ग्रेन्स हैं या उसके पैटर्न्स हैं, इसकी शोभा तब बढ़ जाती है जब उसके ऊपर पॉलिश की जाती है और इसकी मजबूती इतनी होती है कि ये कम से कम 100 से लेकर के 300 सालों तक टिकी हुई रहती हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर की, खासतौर से बल्लारपुर डेपो और गढ़चिरौली की जो लकड़ियां हैं उन्हें चुना गया है उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए। मेरे साथ मुंबई की एक व्यापारी मौजूद है, आर्टिफैक्ट्स का जो काम करते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब मुंबई की ऐसे पीसेस का इस्तेमाल शोभा बढ़ाने के लिए संसद भवन में किया जाता है तो बतौर मुंबई का आप कैसा महसूस करते हैं? हमारे चीज़ें जाती हैं मुंबई से दिल्ली या संसद भवन में जाती हैं तो हम लोगों को गर्व होता है कि ठीक है, हमारे देश का एक बहुत बड़ा मंदिर है, समझ लीजिए संसद मतलब कि देश का राष्ट्रीय मंदिर है, उसमें अगर जाता है तो हम लोगों को गर्व महसूस होता है कि हमारे बॉम्बे के आर्ट गैलरियों का, फर्नीचर का जो भी सामान जाता है तो हम लोगों को खुशी होती है, हम लोगों को गर्व होता है कि मतलब वहाँ पे लग रहे हैं और देश विदेश से आते हैं, राष्ट्रपति या मंत्री लोग आते हैं, तो हम लोगों को भी खुशी होती है कि वो हमारी चीज़ों को देखते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एक मुंबई का जो बताएंगे किस तरीके से वाकई में जब वो ऐसी किसी भी चीज को इतनी भव्य आलिशान लोकतंत्र के मंदिर में, नए हमारे संसद भवन में जब देखते हैं तो वाकई में हर कोई गौरवान्वित महसूस करता है, हर किसी को इस पर फख्र होता है, नाज होता है कि आखिर मुंबई की भी कोई चीज ऐसे संसद भवन की शोभा बढ़ा गई है। और वहीं नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संसद भवन के आसपास किस तरह की सिक्योरिटी है, पूरा जायजा लिया हमारे सहयोगी अभिषेक राज ने। कल नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इस खास मौके पर कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, कई पार्टियों के तमाम नेता, सांसद या मंत्रीगण जो है वो यहाँ इस संसद के नए शुभारंभ में मौजूद होंगे। इसको लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो दिल्ली में काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। ये देखिए, ये पार्लियामेंट के बाहर का इलाका है और यहाँ क्विक एक्शन टीम पार्लियामेंट जो ग्रुप है, जो पार्लियामेंट की सुरक्षा करती है, पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप, उनकी यहाँ पे डिप्लॉय की गई है। सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो आपको मुस्तैदी से यहाँ पे पहले नजर आएंगे, जो यहाँ गेट की जो सुरक्षा है उसमें तैनात हैं। चप्पे चप्पे पे इसी तरीके से जो पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप है उनके जवान आपको नजर आएंगे। इसके अलावा अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्स हो, रेलवे सुरक्षा बल हो या अलग अलग जो टीमें हैं पुलिस की, उनको भी यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। पैरामिलिट्री की अगर फोर्स की बात करें तो बीएसएफ के जवान भी जो है वो भी देखिए यहाँ पे सुरक्षा में तैनात हैं और यहाँ पे चप्पे चप्पे पे जो पार्लियामेंट के आसपास के रास्ते हैं वहाँ पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पार्लियामेंट के ऊपर भी अंदर संसद भवन पे निगरानी रखने के लिए और आसपास के जो इलाके हैं उन आसपास के इलाकों में निगरानी रखने के लिए भी देखिए संसद भवन के ऊपर से भी जो नई बिल्डिंग है वहां से भी निगरानी जो है वो की जा रही है, ताकि जो आसपास के कहां से लोग आ रहे हैं, कहां से जा रहे हैं, उन सब के ऊपर जो है वो नजर रखी जाए। तो तमाम सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो की जा रही है। दिल्ली पुलिस को इस बात की इनपुट मिली थी कि कुछ असामाजिक तत्व जो हैं वो इस इलाके के आसपास की दीवारों के ऊपर एंटी सरकार और एंटी प्रधानमंत्री जो स्लोगन है वो लिख
सकते हैं। ऐसे में सुरक्षा के जो ताजा जो हालात है उसको रिव्यू किया गया था। हाई लेवल की जो मीटिंग है वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर वो तमाम अधिकारी के साथ जो एमएचए के हैं उनके साथ की थी और उसके बाद पूरी सुरक्षा व्यवस्था को रिव्यू किया गया था और अब जो सुरक्षा है उसको और ज्यादा चाक चौबंद कर दिया गया है। तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नया संसद भवन आखिर कैसा होगा? पुरानी संसद के मुकाबले इसमें क्या क्या होगा खास? देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नए संसद भवन के उद्घाटन में नहीं जाने और नीति आयोग की बैठक से किनारा करने पर सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि देश का इतिहास बदलने के लिए नया संसद भवन बनाकर पीएम मोदी खुद उद्घाटन कर रहे हैं, ऐसे में इसका मतलब नहीं है। नीतीश कुमार ने नीति आयोग की बैठक को भी बेमतलब बताया। नीतीश के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार पीएम नरेंद्र मोदी की नजरों से बचना चाह रहे हैं। अलग बिल्डिंग बनाने की कोई जरूरत था? हम तो दिल्ली जो गए हैं सब लोगों से, इसे भी हम किए। आज शुरू में भी बात हो रहा था कि बन रहा है, ये हो रहा है, तो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था कि जो इतिहास है, अरे आजादी हुई तो जो चीज पर फिर जहां पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं। क्या पुराना इतिहास से बदल दीजिएगा? देखिए, नीतीश बाबूजी हर 2 वर्ष में अपना कहीं ना कहीं स्टैंड और वक्तव्य बदलते हैं हर विषय को लेकर।
कम से कम टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी पर नीतीश बाबू मदर ऑफ हिपोक्रेसी का काम ना करे। जब 2011-12 में उनके जो साथी बिहार में हैं उन्होंने ही वकालत की थी नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग की, मीरा कुमार जी ने कहा था, उसके लिए अप्रूवल दी थी, जयराम रमेश जी ने कहा था, तो उस समय तो वो प्रायोरिटी था। और जब 2022-23 में तैयार हो रहा है तब ये वैनिटी बन जाता है। 2 बार ये मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गया है। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय महत्व का एक विषय है, प्रोजेक्ट है। क्या ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना नहीं हुई? क्या ये 2011-12 में जो कांग्रेस पार्टी कह रही थी उसके संदर्भ में अगर आज वो किया गया है तो ये दोहरा मापदंड अपनाना नीतीश कुमार जी को बंद करना चाहिए। और इधर नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार कर रही पार्टियों पर पूर्व दिग्गज कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद ने भी निशाना साधा है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रेसिडेंट ने कहा है कि नया संसद भवन वक्त की जरूरत थी और विपक्ष को बहिष्कार की बजाय इसका स्वागत करना चाहिए। अगर मैं दिल्ली होता तो मैं अटेंड करता। बहुत अच्छी, आज से 35 साल 30 साल पहले हमने ये सपना देखा था जब मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था। तब शिवराज पाटिल जी ने और मैंने चर्चा की थी, फिर मैंने और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने चर्चा की थी, बल्कि एक नक्शा भी बनाया था कैसा पार्लियामेंट होना चाहे। हमसे तो तब हो नहीं पाया, लेकिन अब बना है तो बहुत अच्छी बात है। पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है और बड़ी विशाल मीटिंग बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मोदी सरकार के 9 साल की। तो जी हां, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी ने मेगा तैयारी की है। बीजेपी जनता को सरकार की उपलब्धियां गिनवाएगी। इसके लिए देश के 35 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस केंद्र के खिलाफ लगातार हमलावर है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुहिम चलाएगी। कल कांग्रेस ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सरकार से 9 सवाल पूछे। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने 9 साल 9 सवाल नाम की एक बुकलेट जारी करते हुए कहा कि ये वही सवाल हैं जिसको भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने लगातार उठाया था। वहीं बीजेपी ने इसे झूठ का पुलिंदा बताया है। और सरकार की उपलब्धियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तनातनी तो चलती रहेगी, लेकिन इन 9 सालों में देश की दशा और दिशा को तरक्की के पथ पर ले जाने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। लिस्ट लंबी है, लेकिन भारतीय बाजार के लिए ये 9 साल कैसे रहे, हम इसकी बात करेंगे। ये 9 साल शेयर बाजार के लिहाज से कैसे रहे, आंकड़ों के जरिए इसे समझा रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत पांडे। बिल्कुल, और वाकई आंकड़ों के जरिए इन 9 सालों को इकोनॉमी के मोर्चे पे, जीडीपी के मोर्चे पे, महंगाई के मोर्चे पे हमें थोड़ा समझना होगा। तो हम सबसे पहले बात करें इन 9 सालों की, तो इन 9 सालों में बहुत कुछ बदला, बहुत सी चुनौतियां आई। चुनौती थी कोरोना की, चुनौती थी ग्लोबल टेंशन की, खास तौर पे रूस यूक्रेन वॉर की। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया। सरकार की पॉलिसीज हो, सरकार की तमाम बड़ी स्कीम्स हों या विदेशी निवेश को आकर्षित करने की तमाम कोशिशें, उन सभी ने अपना काम किया, कोशिशें रंग लाई और जो तस्वीर उभर कर सामने आई वो तस्वीर हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो जरा ये तस्वीर देखिए। ये जो तस्वीर है ये 9 सालों में भारतीय शेयर बाजार की तस्वीर है। भारतीय शेयर बाजार ने रिटर्न के मामले में पूरी दुनिया को एक तरह से आईना दिखा दिया, बिग पिक्चर पेश की। सेंसेक्स देखिए, 2014 से लेके अब तक सेंसेक्स में 159% का रिटर्न रहा। वहीं निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहां पर 157% का रिटर्न नजर आया। बाकी अगर हम बात करें सेंसेक्स के अलावा, निफ्टी के अलावा बाकी स्टॉक एक्सचेंजेस की पूरी दुनिया में, तो वहां पर हालत थोड़ी सुस्त रही। चाहे निक्केई हो, ताइवान हो, शंघाई हो, वहां पर रिटर्न भारत के मुकाबले कम रहे। लेकिन भारतीय शेयर बाजार ने जबरदस्त रिटर्न लोगों को दिया। अब बात कर लेते हैं कंपनियों के मार्केट कैप में किस तरह का उछाल आया। तो आप देखिए, टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और आईटीसी। टीसीएस 4.3 लाख करोड़ इसका मार्केट कैप था 15 मई 2014 को, और 25 मई 2023 को यह मार्केट कैप बढ़कर पहुंच गया 12.1 लाख करोड़। यानी पिछली मई से इस मई, यानी 2014 मई से लेके अब तक मई तक, इन 9 सालों में कितना जबरदस्त मार्केट कैप में उछाल। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को देखिए, यहां पर 3.4 लाख करोड़ का मार्केट कैप
आज बढ़कर 16.5 लाख करोड़ हो गया। आईटीसी 2014 में 2.9 लाख करोड़ का मार्केट कैप था, ये 5.49 लाख करोड़ हुआ। इसके अलावा बात करें एचडीएफसी बैंक की तो 1.9 लाख करोड़ का मार्केट कैप मई 2014 में था, मई 2023 में ये 9 लाख करोड़ तक पहुंचा। इन्फोसिस के आंकड़े को देखें तो यहां पर 5.4 लाख करोड़ तक मार्केट कैप बढ़ा 1.9 लाख करोड़ से। एसबीआई 1.7 लाख करोड़ इसका मार्केट कैप मई 2014 में था, जो कि 2023 मई में बढ़कर 4.9% तक पहुंचा। बात करें आईसीआईसीआई की तो 1.6 लाख करोड़ से मार्केट कैप बढ़कर 6.6 लाख करोड़ पहुंचा। एचडीएफसी 1.4 लाख करोड़ से बढ़कर 4.9 लाख करोड़ पहुंचा। तो ये कंपनियों के मार्केट कैप में उछाल की बात आई। अब बात करते हैं जीडीपी, महंगाई और बाकी पहलुओं की। जीडीपी 2014 में देखिए 2.04% की ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार थी। 2022 में ये 6.8% पहुंची और 2023 में FY23 में प्रोजेक्शन है 7% या इससे ऊपर जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार हो सकती है। मायने रखता है क्योंकि चुनौतियां बहुत थी। अब आगे हम देखें महंगाई दर। मई 2013 में महंगाई दर 8.4% थी, जो कि अप्रैल 2023 में 4.7% पर आई। हालांकि महंगाई के मोर्चे पर अब भी चुनौतियां, चैलेंजेस बरकरार हैं। अब जरा आयात यानी इंपोर्ट को देख लें तो 448 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट 2014-15 में था। ये तो बात 2022-23 में बढ़कर 714 बिलियन डॉलर तक पहुंचा। इंपोर्ट की बात हो गई, अब एक्सपोर्ट की बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है भारत। भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भरता की नई कहानी कह रहा है, तो निर्यात के मामले में भी भारत ने बेहतर तस्वीर पेश की। 310 बिलियन डॉलर का निर्यात 2014-15 तक होता था, जो कि 2022-23 में 451 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। हालांकि इसमें और ज्यादा सुधार और ज्यादा प्रोग्रेस की उम्मीद है। तो ये एक तस्वीर है इन 9 सालों की भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय शेयर बाजार, हमारी इकॉनमी, हमारी आत्मनिर्भरता की कहानी पेश करती है ये तमाम आंकड़े। चलिए आगे अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव से हैदराबाद में मुलाकात की। केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के नेता, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी भी थीं। मुख्यमंत्री आवास प्रगति भवन में ये मुलाकात हुई। अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण से संबंधित केंद्र के अध्यादेश का विरोध करने के लिए देश भर में समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। अध्यादेश के खिलाफ समर्थन हासिल करने के लिए गैर बीजेपी शासित दलों के नेताओं से लगातार वो संपर्क कर रहे हैं। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से भी वो समर्थन मांग चुके हैं। कर्नाटक में सरकार बनने के एक हफ्ते बाद आज 24 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। कर्नाटक सरकार ने विभागों का भी बंटवारा कर दिया है। सीएम सिद्धारमैया ने अपने पास फाइनेंस विभाग रखा है, जबकि डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को सिंचाई और बेंगलुरु सिटी डेवलपमेंट विभाग मिला है। वहीं जी परमेश्वर को गृह विभाग दिया गया है। इसी तरह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग दिया गया है। और अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में मौसम के बदले मिजाज की। जी हां, दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में मौसम के बदलने से भीषण गर्मी से लोगों को निजात मिली है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से दिल्ली एनसीआर में आज सुबह गरज के साथ कई इलाकों में बारिश हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज दिल्ली समेत राजस्थान, हरियाणा समेत कई राज्यों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इधर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में धूल भरी आंधी समेत हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरल में भी हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। खराब मौसम की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर विमानों की उड़ानों पर भी असर पड़ा है। 60 उड़ानें देरी से चल रही हैं। खराब मौसम की वजह से दिल्ली आ रही 6 फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया है जयपुर की ओर, और दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि उड़ान से जुड़ी जानकारी के लिए वो संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें। और अगली खबर मॉनसून की चाल से जुड़ी हुई। एल नीनो कंडीशन के बावजूद इस साल देश में सामान्य बारिश होगी। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून 4 जून के आसपास केरल में दस्तक देगा। वहीं मौसम विभाग ने इस साल मॉनसून 96% रहने का अनुमान जताया है।
इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। टी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।